हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स बाय एनसिन सर के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास 12th का जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दिए होंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि हम पार्ट वन को एक अलग नाम दिए थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब वहाँ पे समझाया था। फिर हमने हल्की फुल्की बात वहाँ पे चार्ज के बारे में की थी, चार्ज क्या है। तो आज हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज चार्ज। ओके। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो आपका पॉइंट 1.2 है, मतलब कि दूसरा ही टॉपिक है। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद आपका 1.2 जो टॉपिक है वो चार्ज के बारे में है। तो बेसिकली चार्ज क्या है। तो चार्ज किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो अदर चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। ओके। तो इस बात को हमने लिखा भी था। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ इनके प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कशन करेंगे डिटेल में। फिर हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, व्हाट इज चार्ज। फिर हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ेंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके। कंडक्टर इंसुलेटर आपका टॉपिक होगा 1.3। और 1.4 में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आज के लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू से अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपको चार्ज के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से स्टडी करने को मिलेगा। ओके। तो चलिए बात करते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या 1 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस कर देते हैं और इनके बीच का हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ऑर्डर होता है अप्रॉक्स होता है 10⁻⁻69। ठीक है, न्यूटन। बट देखा ये गया कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पे जब इनको रखते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के ऊपर रिपेलिंग फोर्स लगा रहा है। और ये रिपेलिंग फोर्स जो था ग्रेविटेशनल फोर्स को डोमिनेट कर रहा था। तो लोगों ने या साइंटिस्टों ने ये अनुमान लगाया कि ये ऐसा क्यों है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास इनके मास के अलावा भी एक प्रॉपर्टी ऐसी है, मास के अलावा भी एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर रिपेलिंग फोर्स लगा रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। और लोगों ने इस रिपेलिंग फोर्स लगाने वाले फैक्टर को क्या बोला कि मास के अलावा किसी फंडामेंटल पार्टिकल के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। ओके। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े तो हमने चार्ज के डिफिनेशन को लिखा, चार्ज को समझा। फिर उसके एक डिफिनेशन हमने बनाया। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि चार्ज इज एन चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेता हूँ। ओके। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, साथ साथ में नोट करते रहेंगे, बिकॉज अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो फिर आप पढ़ने के लिए नहीं, बस देखने के लिए। अगर देख करके आप सोच रहे हैं कि हमको आ जाएगा, तो देख करके नहीं आएगा। इसलिए मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो साथ साथ लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे। ओके। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ particles due to which of particles due to which due to which it produces or experiences electric and
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम चार्ज के कुछ ऐसे फिनोमेना को देख सकते हैं क्या, जिससे कि हम लोग को थोड़ा और क्लियरिटी आए। तो एनसीईआरटी में एक दो एग्जांपल लिए हुए हैं कि जैसे कि हम लोग जब कपड़े पहनते हैं, कोई कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग उतार रहे हैं फिर उसको पहन रहे हैं, तो जो कपड़ा होता है वो चार्ज हो जाता है, तो वहां से थोड़ी सी आवाज आती है, स्पार्क होता है और वहां से आवाज भी आती है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू चार्ज। थंडर स्टॉर्म होता है बारिश के महीने में, हमारे क्या होते हैं कि जब हमारा गर्जना होता है, बादल गरजते हैं, तो वहां भी क्या होता है, लाइटनिंग होती है, तो वो भी किसके कारण है, वो भी आपके चार्ज के कारण है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। ओके, तो चार्ज जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कब किसी सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कब किसी सिस्टम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसको पहचानने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी लाने के लिए कुछ इसमें भी लिख लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ये क्या बताता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम पे अगर हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, कमी है, तो वो सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, और जब किसी सिस्टम पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस होता है, तो वहां पर वो सिस्टम क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, या ये कह लें कि किसी सिस्टम पे अगर प्रोटॉनों की संख्या अगर ज्यादा है तो वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो ये वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, इट इज डिफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए इलेक्ट्रॉन, और दूसरे तरीके लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। और करके जो दूसरा डेफिनेशन बताया उसको भी लिख सकते हैं कि अगर यदि किसी सिस्टम पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या उस सिस्टम पे प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तब वो क्या हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। ओके, नेगेटिवली चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी प्रोटॉनों की संख्या से। ओके, यानी कि नेगेटिव चार्ज अगर किसी सिस्टम पे ज्यादा तो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, it is the excess of electron as as compared to प्रोटॉन। ओके, अगर इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या करें, ई से रिप्रेजेंट करें, और प्रोटॉन को अगर पी से रिप्रेजेंट करें, तो पॉजिटिवली चार्ज किसी भी सिस्टम पे प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, बट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। इसको और समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कर लेते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मान लीजिए किसी सिस्टम पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इक्वल नंबर ऑफ चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो वो उस पे चार्ज क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेट जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब किसी सिस्टम पे नेट चार्ज हमारा क्या होता है, जीरो होता है, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। सपोज कीजिए कि इस पे हमारे पास क्या थे, कुछ चार्ज थे, इस चार्ज में से हमने 2 कूलम 2 कूलम हमने क्या किया, चार्ज को बाहर निकाल लिया, तो इसमें से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, पहले की अपेक्षा क्या हो गई, कम हो गई, पहले की अपेक्षा क्या हो गई, कम हो गई। तो ये वाला सिस्टम क्या है, जब इसमें से चार्ज निकाल लेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें क्यू कूलम चार्ज है, और उसको बाहर से हम लोग क्या करते हैं,
पे क्यू कूलम चार्ज है और इसको हम लोग इस पे हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक्सेस अगर चार्ज दे देते हैं 2 कूलम या 5 कूलम जितना भी है, अगर उसको दे देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी प्रोटॉनों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। ओके, या ये कह लें कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ओके, अब एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं हम इसके बारे में, इसको हम नोट करके लिखेंगे। अब ये क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, एज यू नो, चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल fundamental particle of their internal characteristics while charge on a body depends on the number of protons and and electrons inside it। ओके, या इनसाइड ए बॉडी। तो ये तो हमको पता है चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इनके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी फंडामेंटल पार्टिकल की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं चार्ज। बट अगर किसी सिस्टम पे अगर हम चार्ज की बात करें तो वो बताता है कि उस सिस्टम पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद है। जैसा कि मैंने पिछले वाले एग्जाम में एक एग्जाम्पल बताया कि चार्ज किसी फंडामेंटल पार्टिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। बट अगर किसी सिस्टम पे हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पे मान लेते हैं क्यू कूलम का चार्ज है, तो मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। ओके, अब आगे जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या किया गया, इनका जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो नेचर है वो कहाँ से आया, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो हमारे पास दो ग्लास रॉड थे, हमारे पास दो ग्लास रॉड है। ओके, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, किसी वूल पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करके और फिर दोनों को क्या करते हैं, नजदीक लाते हैं। दोनों क्या है, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। ये भी क्या है, ग्लास रॉड। ओके, तो जब दोनों ग्लास रॉड को हम लोग ने क्या किया, किसी वूल पे या सिल्क क्लॉथ पे हम लोग क्या किए, इसको रब करके इसको इन दोनों को हमने पास में लाया, तो क्या देखने को मिला कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। ओके, तो और मान लेते हैं कि वूल पे या सिल्क क्लॉथ पे रब करने के बाद इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली दूसरा हमने क्या लिया, ग्लास रॉड के बाद ये, ठीक। दूसरा हमने क्या लिया, प्लास्टिक रॉड लिया। क्या लिया, प्लास्टिक रॉड लिया। अब इसको भी हमने क्या किया, सेम वुल पे या सिल्क क्लॉथ पे हमने क्या किया, सिल्क क्लॉथ पे हमने क्या किया, इसको रब किया। अब सिल्क क्लॉथ पे रब किया तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और जब फिर इन दोनों को नजदीक लाया या इन दोनों को पास में लाया तो लाया गया, तो पता चला कि ये आगे नहीं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। ओके, बट जब एक ग्लास रॉड को, ध्यान दीजिएगा, जब एक ग्लास रॉड को और एक प्लास्टिक रॉड को क्या किया गया, पास में लाया गया। सपोज कीजिए ग्लास रॉड है और ये क्या है,
प्लास्टिक रॉड है। तो जब इन दोनों को वुल पे या सिल्क क्लॉथ पे रब करके सिल्क क्लॉथ पे रब करके एक दूसरे के पास लाया गया, तो ग्लास रॉड पे जब हम लोग उसको रब कर रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जब इन दोनों को पास में लाया गया तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था या अट्रैक्शन हो रहा था। ओके, तो यहाँ से आपको अट्रैक्शन का और रिपल्सन का कुछ आइडिया मिला होगा। अब इससे रिजल्ट क्या निकले, इससे रिजल्ट क्या निकले, तो इससे लोगों ने बोला कि सेम चार्ज ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। सेम चार्ज रिपल ईच अदर। ओके, जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड और ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। प्लास्टिक रॉड को रिपल कर रहा था, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आ रहे थे, से दोनों को सेम ऑब्जेक्ट पे रब करके पास में ला रहे थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। ओके, बट अगर अपोजिट चार्ज होंगे तब क्या होगा, अपोजिट चार्ज। जब अपोजिट चार्ज वाले दो रॉड को आपस में लाया गया तो वहां पे क्या हो रहा था, दोनों रॉड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था। ओके, ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को जब पास में लाया गया तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से एक कंक्लूजन तो निकला हमारा कि सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे और अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट यह था कि पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया क्या, आया कैसे। जैसे हम लोग बार बार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हम लोग बात कर रहे हैं, बट उसमें ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का कोई आइडिया नहीं था। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, देखिए जब हम लोग अट्रैक्ट इन ग्लास रॉड को अट्रैक्ट करा रहे थे और प्लास्टिक रॉड को अट्रैक्ट एक दूसरे के पास ला रहे थे, तब उस समय हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब इसको पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिया तब वहां से हमको पता चला कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, तो आगे कुछ और बातें लिख लेते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे यहाँ से कंक्लूजन निकला है। द प्रॉपर्टी, ये आपके एनसीईआरटी में लाइन मिल जाएगी आपको। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट which differentiate these these two kinds of two kinds of charges is called polarity of charge। ओके, मतलब कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पोलैरिटी क्या है, सेम है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पोलैरिटी अपोजिट है एक दूसरे को, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इतना लिखने का मतलब यही है कि जो डिफरेंशिएट करने वाला जो हमारा फैक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। ओके, और इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और बोला कि जो सेम चार्ज रिपल कर रहे हैं तो मतलब कि दोनों दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव बोल देते हैं। तो आगे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर नेम्ड आफ्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन नेम्ड पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
तो इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पहली बार नाम लिया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ओके, तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज हैं, पार्टिकल हैं, दो पॉजिटिवली चार्ज या दोनों नेगेटिवली चार्ज कोई हमारे पास सिस्टम या पार्टिकल है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल टू ईच अदर। ओके, बट अगर पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज या पहला नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज किसी सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को नजदीक लाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स काम करता है या दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, अब अब बात आती है कि किसी भी सिस्टम पे कितना चार्ज है या कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, उसको मेजर कैसे करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जो होता है वो इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ चार्ज को, बताता है कि किसी भी सिस्टम पे कितना चार्ज है, वो गोल्ड लीफ माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप से पता कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे एक नॉलेज के लिए लिख लेंगे कि किसी भी सिस्टम पे कितना चार्ज है उसको पता लगाने के लिए हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में जो जो गोल्ड के लीफ होते हैं, दो इस तरह के जो दो लीफ लो होते हैं, उनका जो डाइवर्जेंस है, उनका जो डाइवर्जेंस है वो बताता है कि किसी भी सिस्टम पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल है। ओके, तो लिखते हैं इसको, ए सिंपल apparatus, a simple apparatus to detect the charge on a body is the gold leaf electroscope, gold leaf electroscope in which the degree of divergence is an indicator of the amount of charge। ओके, जैसे हमारे पास थर्मोमीटर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मरकरी रहता है, मरकरी की जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर बढ़ता रहता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट कर लेते हैं। उसी तरह हमारे पास गोल्ड लीफ होते हैं, उनके डाइवर्जेंस कितना हुआ उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी सिस्टम पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ तो आपके चार्ज के बारे में बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 1.3 पे, और टॉपिक नंबर 1.3 हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा आपको बताना नहीं होगा, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो किसी भी एटम में, ठीक है, या किसी भी मटेरियल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, या उस मटेरियल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं उस मेटल के अंदर मूव करने के लिए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। ओके, और एक बेसिस और हो सकता है कि जब किसी मटेरियल में बैलेंस सेल में हमारे पास या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और वो एटम से वीकली बाउंड होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को या मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। और जिस मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स में
इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं इजीली, इसलिए यहाँ पे करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। मेटल्स इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। ओके, तो कंडक्टर्स लिख लेते हैं, कंडक्टर्स क्या है, पहले कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। कंडक्टर्स है क्या? मटेरियल्स इन विच मटेरियल्स इन विच outer electron outer electron of each atom or molecules are weakly bound to the bound to the nucleus, and these electrons and these electrons are almost free to move free to move inside या move throughout the material throughout the material are known as conductors। कंडक्टर की खास बात क्या होती है कि ये अपने अंदर से होकर के इलेक्ट्रॉन करंट को पास होने देता है। ओके, मतलब कि करंट को एक वेव प्रोवाइड करता है पास होने के लिए। तो इसको भी लिख देते हैं, सच सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स सच सब्सटेंसेस और और मटेरियल्स allows passes of electric current through them। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आपका आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो जाएंगे, सारे मेटल्स हो जाएंगे। ओके, और अर्थ अर्थ भी हमारी क्या है, एक कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है। ओके, अब बात करते हैं नॉन इंसुलेटर्स के बारे में। सो इंसुलेटर materials in which all the electrons are in which all the electrons are tightly bound to their respective atoms or molecules are known as insulators are known as insulator। such materials such materials such material
have few free electrons, few electrons. Such materials have few electrons, few free electrons. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं. If such materials have few free electrons, then they are called dielectrics. Dielectrics. ओके. और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो करंट के रास्ते में एक हाई रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं. तो उसको भी लिखते हैं. सच मटेरियल्स ऑफर्स वेरी, सच मटेरियल्स offers very high resistance, very high resistance to the passage of electricity through them, ओके. एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा. ग्लास हो जाएगा, ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, etc. ये सभी क्या है, इंसुलेटर्स है. तो सिंपल सा लैंग्वेज में ये समझो कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है. इसलिए उसमें जब कभी क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो करंट हमारा इजीली क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है. ओके. और इंसुलेटर्स में क्या है कि इंसुलेटर में जो हमारा जो इंसुलेटर के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड होते हैं, अपने रिस्पेक्टिव एटम और मॉलिक्यूल से टाइटली बाउंड होते हैं. ओके. इसलिए जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, इस पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती. ओके. मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी के पाथ में हाई रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहे हैं, इसलिए इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है. लेकिन कुछ हमारे पास इंसुलेटर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके. तो जब हम इन पे क्या करते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं और ये कंडक्ट करते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स. तो अब बात कर लेते हैं जल्दी से बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. तो अगर आप का ये जो नोट्स है वो मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा हुआ है. तो आप एक बार चाहें तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सब एनसीईआरटी से ही लिखा हूँ. ओके. तो आप एक बार एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरेंस होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज स्टडी करने के पहले हम कुछ जान लेते हैं पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज के बारे में. सोर्स चार्ज ये क्या होता है, तो देखिएगा ध्यान से. ए सोर्स चार्ज, ये आपको जरूरत पड़ेगा कि ए सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज is the charge, is the charge that generates, that generates an electric field. मतलब सोर्स चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज आपका एक ऐसा चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, क्रिएट करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है. ओके. बट सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज को अगर हम सेम बोल सकते हैं, बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पॉइंट चार्ज को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर
हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच अगर क्या करते हैं, फोर्स के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, उन दोनों के बीच का सेपरेशन उनके साइड के साइज के कंपेरिजन में क्या बहुत ज्यादा है, तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। मतलब इनका जो साइज है, इन दोनों के बीच की दूरियों के कंपैरिजन में क्या अगर बहुत ही स्मॉल होगा, तो इनको हम लोग क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ओके, तो इसको भी लिख लेते हैं, एनसीईआरटी वाला भी लिख लेते हैं हम लोग। पेन क्यों नहीं चल रहा, चल रहा है यार। और according to NCERT, if the size of charge, if the size of charged bodies charged bodies are very small, very small as compared to as compared to the distance as compared to the distance between them, then we treat them as then we treat them as point charge. ओके, चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो कैपिटल क्यू लिखेंगे या तो स्मॉल क्यू से लिखेंगे। बेसिकली सोर्स चार्ज को या पॉइंट चार्ज को हमको कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से लिखेंगे। ओके, जो सेकंड हमारा जो चार्ज का टाइप आता है, ओके, वो क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज। इनकी आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इनके बारे में अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ। टेस्ट चार्ज, ओके। सोर्स चार्ज क्या करेगा, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अदर चार्ज पार्टिकल ले जाएंगे। ओके, तो मतलब कि सीधा सा ये कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। चाहे फोर्स को आप कैलकुलेट करना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को कैलकुलेट करना हो, तो हमेशा हम किस कौन से चार्ज का यूज करेंगे, टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। ओके, तो एक जो है वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। तो टेस्ट चार्ज क्या है, ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, a small positive charge, a small positive charge that is used to detect and measure the strength and direction of that इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ समझेंगे ध्यान से। मान लिया हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, कोई सोर्स, किसी सोर्स चार्ज ने अपना क्या किया, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, जनरेट किया। ओके, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक अदर चार्ज पार्टिकल होगा, उसको हम ला करके इसके फील्ड में रखेंगे, तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि इस चार्ज पार्टिकल का सोर्स यानी कि पॉइंट चार्ज का या सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। मतलब कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखेंगे, तो वो हमको क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन का क्या करेगा, अब पता होगा। ओके, और बेसिकली टेस्ट चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, तो हमेशा टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से। ओके, तो क्यू नॉट क्या करेगा, फील्ड को, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और बताएगा कि कितना फोर्स लग रहा है या कितना फील्ड हमारा किसी चार्ज के राउंड में, सोर्स चार्ज के राउंड में प्रोड्यूसेस है। ये बार बार आपके फील्ड और पोटेंशियल के जब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, तो ये बार बार टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज का नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे
बता दिया आपको। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो पहला हमारा क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि क्या है, इट रिप्रेजेंट ओनली एक्सेस एंड डिफिशियंसी। इट रिप्रेजेंट्स ओनली एक्सेस, ओनली एक्सेस एंड deficiency of electrons। ओके। और बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज के अगर बारे में बात करें तो बेसिक अमाउंट ऑफ जो चार्ज होता है किसी भी सिस्टम पे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कितना होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो वो कितना होगा। तो बात करते हैं चार्ज किस, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ओके। हालांकि मैंने अभी यूनिट की बात नहीं की, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। फिर मैं यहाँ बता देता हूँ कि चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है आपका, कूलम है, या हम लोग एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड बोले या कूलम बोले, बात एक ही है। चार्ज का यूनिट होता है, तो चार्ज को हम लोग कूलम को सी से लिखते हैं और एम्पियर सेकेंड को ए एम्पियर इंटू सेकेंड डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो ऐसा यूनिट है। डायमेंशन हमारा क्या होता है, डायमेंशन हमारा होता है, एम्पियर को ए से लिखते हैं और टाइम को हम लोग टी से लिखते हैं। तो चार्ज का जो डायमेंशन वो कितना है, 80 है। अब बात करते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्रोटॉन। तो अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, -19 कूलम। ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं देखेंगे उसको। तो इफ ए चार्ज बॉडी इज पुट, इफ ए चार्ज बॉडी is put in contact of an another uncharged body, then charges will transfer from charged body to अनचार्ज बॉडी। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चार्ज किसी एक चार्ज बॉडी को, मान लीजिए हमारे पास क्या टोटली चार्ज है और दूसरा हमारा क्या है, अनचार्ज है, और इसको ला करके इसके कांटेक्ट में अगर हम रख दें तो स्पी का जो चार्ज है वो क्या होगा, इसमें आ जाएगा। कब तक आएगा, जब तक कि दोनों पे हमारा चार्ज चार्ज बराबर ना हो जाए। मतलब कि अगर पहले इस पे क्यू चार्ज था, क्यू कूलम चार्ज था, और इस पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो जब ही इसके कांटेक्ट में इसके लाएंगे तो Q/2 जो Q/2 कूलम जो चार्ज होंगे इस पे आ जाएंगे, और Q/2 कूलम चार्ज यहाँ पे रह जाएंगे। मतलब कि चार्ज इसमें से क्या हो गया, इसमें ट्रांसफर हो गया। ओके। अगली जो प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। सारी जो बातें हैं वो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, बशर्ते एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है। तो कहने का मतलब क्या है, चार्ज और मास किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल के पास होती है। ओके। बट कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे कि
हमारा कोई भी पार्टिकल है, उसके पास मास तो होगा ही होगा, ठीक है, और चार्ज भी होगा। बट जरूरी नहीं है कि किसी चार्ज पार्टिकल के पास अगर मास हो तो चार्ज भी हो। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जैसा मैंने बोला कि अगर किसी सिस्टम के पास, ठीक है, मास है तो उस पे चार्ज हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास अगर मास नहीं है तो उस पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको क्या लिखेंगे आगे? दो, मास कैन नॉट, मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो मास है वो चार्ज के विदाउट एग्जिस्ट कर सकता है, बट कोई भी चार्ज ऐसा नहीं है जो मास के विदाउट एग्जिस्ट कर ले। जैसे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास होता है और इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है? चार्ज होता है। प्रोटॉन यानी कि इसके पास मास और चार्ज दोनों है। प्रोटॉन की अगर बात करें हम लोग, प्रोटॉन पे, तो इस पे भी, इसमें भी क्या होता है? मास होता है और इस पे भी क्या है? चार्ज होता है। ओके, मतलब कि मास है, ठीक है, तभी चार्ज है। बट अगर हम लोग न्यूट्रॉन की अगर बात करें, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन के पास मास तो है बट इसके पास चार्ज नहीं है। चार्ज यहाँ पर क्या है? जीरो। मतलब मास चार्ज के विदाउट एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन चार्ज विदाउट मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आई होप बातें समझ में आ रही हूँ। इनके पास अगर ये मास है तो चार्ज है, यहाँ भी मास है तो चार्ज है, बट यहाँ पे मास है लेकिन चार्ज नहीं है। मतलब किसी सिस्टम पे चार्ज है मतलब कि वहां पे मास होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी के पास मास है तो उस पे चार्ज हो वो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास क्या है? मास है लेकिन चार्ज नहीं है। मतलब कि मास एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बिना, लेकिन चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, और टाइम कितना हो गया? 47। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज itself a proof of existence of mass। मतलब कि चार्ज अगर अवेलेबल है तो समझ लीजिए कि वहां पे मास ऑलरेडी है। ओके, सो द मास ऑफ ए बॉडी, mass of a body changes after being charged। मतलब किसी सिस्टम पे चार्ज है तो वहां पे मास जरूर है, लेकिन अगर उस पर हम लोग का बाहर से अगर चार्ज दे दें या चार्ज उसमें से निकाल लें, ठीक है, तो क्या होगा? उस सिस्टम का जो चार्ज है वो चार्ज करे उसका जो मास है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कब मास इंक्रीज होगा कब मास डिक्रीज होगा उसको जान लेते हैं। when a body is given when a body is given a positive charge, a positive charge when a body is given positive charge, then mass of the body, mass of the body decreases। मतलब जब किसी सिस्टम को हम लोग चार्ज देते हैं बाहर से तो उसका जो मास होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। उसका मास क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। और इसके जस्ट उल्टा
when a body is given negative charge, then mass of the body increases. मतलब जब नेगेटिव चार्ज देंगे बॉडी को तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो मतलब कि उसका मास क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो सिंपल हमने शुरू में ही बताया आपको, ये दो सिस्टम है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। जब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, बाहर निकल, मान 2 कूलम इसमें से इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर ले लिया तो इसका मास ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू पर जितना पहले था उसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर से अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आई होप की समझ में आया होगा। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सा टॉपिक था, थ्री, फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला, एडिटिव, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अभी क्या बताता है कि अगर कुछ सिस्टम पे हमारे पास एन चार्जेस है, ठीक है, अगर सिस्टम में हमारे पास क्या है, Q1 Q2 Q3 क्यू एन चार्जेस है, तो अगर कोई पूछ ले कि उस पर कितने चार्ज हैं तो सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अलजेब्रिकली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो सिस्टम पे हमको चार्ज पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ ए सिस्टम contains n charges Q1 Q2 Q3 Qn, then total charge of the system will be given by Q net equal to Q1 Q2 Q3 Qn। अलजेब्रिकली हम लोग क्या कर लेंगे, सभी चार्जेस को ऐड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस सिस्टम पे कितने चार्जेस हैं। अब एक नोट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, चार्ज एंड मास both have magnitude only, okay, but not the direction। दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं बट नॉट द डायरेक्शन। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है और चार्ज हमारा पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ओके, while there is a difference there is difference in mass and charge। Mass of a body is always positive, while charge on a body can be positive और नेगेटिव। ओके, दोनों में डिफरेंस है। मास हमेशा क्या होगा, मास ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, बट चार्ज हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये मेजर डिफरेंस है। दोनों स्केलर क्वांटिटी है और दोनों एक किसी भी सिस्टम से एसोसिएटेड रहती है, बट ये मेजर डिफरेंस है कि मास ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है बट चार्ज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड।
चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या मतलब इसका? तो किसी भी सिस्टम पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? कंजर्व होता है। ओके। या ये कह सकते हैं कि चार्ज नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन किसी भी सिस्टम पे हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट नेट चार्ज को हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके। और इसमें लिख सकते हैं द चार्ज ऑन एन चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम the charge on an isolated system is conserved. Okay. It is possible to create or destroy charge particle. चार्ज पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट नेट चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और destroy the net charge। मतलब किसी भी सिस्टम पे हम लोग चार्ज पार्टिकल को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट नेट चार्ज को हम लोग कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। ओके। अगला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट हम थोड़ा सा डिस्कस करें क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको जल्दी से लिख देते हैं। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी द क्वांटाइजेशन ऑफ charge is a property by virtue of which all free charges are integral multiple of basic unit of charge denoted by E. So charge on a body, charge on a body is always given by Q equal to N into A, where N equal to प्लस माइनस में भी जीरो हो सकता है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट। ओके। एंड ई इज योर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। मतलब किसी भी सिस्टम पे आप नंबर ऑफ चार्ज अगर नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर काउंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो अगर हम लोग पता करें कि किसी भी सिस्टम पे कितने चार्ज पार्टिकल है तो उसको कैसे करेंगे?
यहाँ देखेंगे, इफ ए बॉडी हैज n1 electron and n2 protons, then the total amount of charge on that body will be q net. We have n2 proton or n1 electrons, n1 into minus a, तो हमको क्या मिलेगा, n2 माइनस n1 इंटू ई। ये किसी भी सिस्टम पे प्रेजेंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा। अगर क्या हुआ, n2 हमारा n1 से अधिक हुआ तो सिस्टम होगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज, या बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा। n2 लेस देन n1 हुआ तो बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर n2 इक्वल टू n1 हो गया तो हमारा जो नेट चार्ज हो गया कितना हो गया, 0। और किसी भी सिस्टम पर अगर 0 चार्ज है मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। अब चार्ज हमारा एक बड़ी क्वांटिटी है, और 1 कूलम में अगर हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करें तो 1 कूलम चार्ज में हमारे पास होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो 1 कूलम बेसिकली बड़ा यूनिट है, इसलिए बुक में या कभी भी कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेशन कराया जाएगा या जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे तो वहाँ पे आपको कूलम से छोटे यूनिट मिलेंगे, या तो मिली कूलम मिलेगा या तो माइक्रो कूलम। तो 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होते हैं, और 1 माइक्रो कूलम में आपके कुल कितने चार्ज होते हैं, 10⁻6 कूलम चार्ज होते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका टॉपिक जो 1.3 तक था, और यहाँ तक आपने क्या पढ़ा कि चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। चार्ज क्या है, चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली, 4-5 जो भी थी चार्ज प्रॉपर्टी। और चार्ज प्रॉपर्टी में हमने बहुत सारे एडिटिविटी पढ़ा, क्वांटाइजेशन पढ़ा, कंजर्वेशन पढ़ा, इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। और इसके बाद हमने कंडक्टर और इंसुलेटर को भी यहाँ पे हमने कवर किया है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो कूलम्स लॉ पर होगा। कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, फिर मल्टीपल चार्ज के लिए कूलम्स लॉ को कैसे हम कैसे एप्लीकेबल होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक हो 1.4 होगा, ये टॉपिक नंबर 1.4। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये सब टॉपिक कवर किया जाएगा। तो जिनको भी ये अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी इंटरमीडिएट में इस समय है उनको शेयर कर सकते हैं, और वहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर या क्लास में नोट्स कराए जा रहे हैं, तो नोट्स अपना बनाते रहेंगे, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहेंगे और अपना बेनिफिट लेते रहेंगे और दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।